कम से कम आपके 8 विधायकों ने राम मंदिर के मुद्दे पर क्रॉस वोटिंग कर दी राज्यसभा में। अभय सिंह, मनोज पांडे, आपके मुख्य सचेतक। मैं यही पूछ रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी पे जनता तक आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल मौजूद होंगे, लेकिन जब आप लेके जाते हैं ना चुनाव में उसको, और लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको चुनाव जीतना होगा, तभी ये समझ में आएगा कि जनता आपकी बात मान रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप राज्यसभा का चुनाव देखिए, अभी फरवरी में राम मंदिर के मुद्दे पर अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, महाराजी प्रजापति ने वोट नहीं दिया। ये सब कैसे, आशुतोष मौर्य, ये पल्लवी पटेल आपसे दूर चली गई, वोट दे दिया, लेकिन अभी आपके खिलाफ सबसे ज्यादा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब चुनाव के वक्त हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव, या कोई और समस्या है जो जनता तक पहुंच नहीं पा रही। नहीं, ऐसा नहीं है पुष्कर जी। और आप देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हर पार्टी में अमूमन इस तरीके की चीजें देर सवेर होती रहती हैं। परंतु आज जनता का जो मूड है वो बदला हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की हवा बिल्कुल बदल चुकी है। जिस तरीके से, यदि आप लोगों का, आप भी मीडिया कवरेज करते होंगे, जिस तरीके से आज जनता का मूड है, जनता का जो नब्ज है, वो पहचान चुकी है जनता कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सफाया करना है। आज जो जनता की लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है। मेरा मूल सवाल यही है, मेरा मूल सवाल इसीलिए आपसे कि स्ट्रेटेजी क्यों, राहुल अखिलेश का तूफान बीजेपी को कितना नुकसान, मैं पूछा, इसीलिए उन्हीं सवालों में ये सवाल है ना कि आप घर को मजबूत रखिए। घर के पल्लवी पटेल को तो ये नहीं ले गए ना, पल्लवी पटेल ने आप पर क्या क्या नहीं आरोप लगाए, विधायक किसकी है सिराथू से, आज भी है, कार्रवाई की क्या आपने मनोज पांडे के ऊपर कार्रवाई की क्या? लोग तो ये पूछेंगे ना भाई, जब वो आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं तो आपने की क्या? हवा बदल रही है, मुद्दे हो सकते हैं जमीन पे, आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप देखिए, जैसे मनोज जी की आपने बात करी, मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लोग ही नहीं है जिन्हें चुनाव लड़ा सकते। अब देखिए, लोकसभा में जितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें कितने लोग ये हमारे तोड़ करके लेके गए। बेसिकली इनके पास अपने नेता ही नहीं है जिन्हें चुनाव लड़ा सके। ये बढ़िया बात है, मनीष जी से ले लूं, फिर मैं अतार जी के पास जाऊंगा। आप लोगों को पूरा टाइम दिया, मैं मनीष जी से ये ले लूं। मनीष जी, बड़ा आरोप है आप लोगों पास नेता नहीं है, आप दूसरे के घर में तोड़फोड़ करते हैं। आप पास एक काम है कि कहां किसके घर में टूट फूट है, आपने 8 विधायक उनके अपने पाले में खींच लिए है, ऐसा है क्या? कहावत है, एक पुरानी कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अपना घर, अपना परिवार बचाने की जिम्मेदारी जो परिवार का मालिक होता उससे होती है। जिस तरीके से टिकटों में इन्होंने फेरबदल की है, कन्नौज से टिकट बदला, भाई को हटा के स्वयं, भतीजे को हटा के स्वयं लड़ने गए अखिलेश यादव, बदायूं में बदला, चाचा भाग खड़े हुए बेटे को लगा दिया उन्होंने। ये एक विद्रोह है पार्टी के अंदर। 14, 17, 19, 22 संभाल नहीं पा रहे हैं तो लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी इनकी है, समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इंटैक्ट रहे, उनके साथ रहे और उनके नेता उनके साथ रहे। ये इनकी जिम्मेदारी है। इसको अखिलेश यादव के खिलाफ विद्रोह मानना चाहिए। मैं 2-3 बातों का और जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने धर्म की बात की, धर्म के आधार पर योजना कौन बनाता था? अखिलेश यादव। मेरी बेटी उसका कल केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए लेकर आए और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। धर्म के नाम पर आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव करते हैं। कहते हैं कि अगर इन आतंकियों को छोड़ दिया जाएगा तो सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको डांटा, फटकारा। अखिलेश यादव कहा, आज आतंकियों को छोड़ रहे, कल इनको परमवीर चक्र दोगे। भारतीय जनता पार्टी के समय में किसान आंदोलन हुआ, ये तो तथ्य है। हम किसानों के हित के लिए लेकर आए थे अपना एक बिल, और किसान को हम समझा नहीं पाए, प्रधानमंत्री जी ने उसे वापस लिया। इनसे पूछिए कि वो जो किसान बैठे थे जिसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अखिलेश यादव कितनी बार उनसे मिलने गए? चलो भाई, हम तो बड़ा गलत कर रहे थे, ये कितने बार उनसे मिलने गए, कितनी व्यवस्था करने ये गए थे। और नोटबंदी का सवाल इन्होंने खड़ा किया।
नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, 17 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 325 सीटें हम जीते। चलिए ठीक है और मनीष जी, जनता, अब ठीक है, मैं अगले राउंड में आता हूं, तब अतुल जी से आपके एक साथ और पॉइंट इनका, ब- एक झूठ और है, प्लीज 5 सेकंड। आपके चैनल पे देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्कर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेके अतुल सक्सेना तक ये जो झूठ फैला रहे हैं 16 लाख करोड़ माफ हुआ है, ये सरासर झूठ है। कतई किसी का 1 रुपया नहीं माफ हुआ है। जो एनपीए है, एनपीए को उसको खाते में डाला, बट्टे खाते में डाला जाता है कि ये पैसा वापस नहीं आ रहा है, माफी नहीं कहते हैं इसको। ये जो झूठ बोलते हैं, इनको लगता है कि फर्जी डिग्री लेके आने वाले लोग झूठ बोलेंगे, जनता समझ लेगी। जनता इनकी असलियत समझ ली है। ये दोनों बैरंग वापस जाएंगे उत्तर प्रदेश से। बस ठीक है अतुल जी, अभी मैं आऊंगा अगले राउंड में आप पास। अतर जी, क्या यूपी में हवा बदल रही है? 19 और 14 जैसा माहौल दिख नहीं रहा है क्या? जो दावा अतुल सक्सेना जी का या इंडिया ब्लॉक के नेता कर रहे हैं रैलियों में, प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में जुटी हुई हैं, राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी तीसरे दौर तक नहीं आई, बड़ा स्ट्रेटजी अपनाई इन लोगों ने, सिर्फ अमरोहा में एक रैली करी, उस पे आऊंगा। क्या आपको लग रहा है कोई हवा बह रही है कि ऐसी की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात दिखाई दे आपको? देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें बहुत मजबूत, और मैं उन किस्म का पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं कि मैं बीच में, चुनाव के बीच में एक प्रेडिक्शन करने लगूं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। हम लोग नजर जरूर रखते हैं चुनाव पे, और जो नहीं नहीं, मुद्दे वही हम होते हैं उन लोग पे पूछ भी नजर। रहे हैं कि कुछ ऐसा है क्या, क्योंकि नहीं, मैं 14 और उसी पे 19 एक तरफा हुआ है। आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो हमारे जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, जो हमारे यहाँ जो प्रोविजन है, वो समझ है, वो हम उस समझ पे उनको छोड़ दें और बात हो मुद्दों की। तो अब बात आती है कौन से मुद्दे समाज में ज्यादा एक्सेप्टेड हैं, और जिनका आप नेचुरली आप एनालिसिस लें, जो मौजूदा जो चीजें चल रही हैं उस पे उनकी कितनी ज्यादा उस पे चर्चा है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स में क्या क्या बातें हैं। तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, जॉब अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब आप युवाओं के किसी भी वर्ग में बैठ के बात कर लें, कहीं भी आप इसकी बात कर लें, तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त जो है बात। इसमें मैं ये ना कहूंगा कि मौजूदा केंद्र सरकार की ये नाकामी है, या आने वाले जो चुनाव है उसमें अपोजिशन का जो कैंपेन है, उन्होंने जो वायदे किए हैं उसके प्रति है। बट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसको मौजूदा केंद्र सरकार जो चुनाव लड़ रही है इसको नकारती है, तो कहीं ना कहीं उसको पछताना पड़ेगा। दूसरी जो अहम बात है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, यहाँ हमेशा से, चाहे उसको एक्सेप्ट करें ना करें, जातीय समीकरण मायने रखते हैं। चाहे वो 14 का भी चुनाव हो, 2019 का, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पर लड़ा गया हो, पर कहीं ना कहीं भाजपा का पूरा जो कोर उसमें मैनेजमेंट था, वो जातीय समीकरण को बटोरने का, खासतौर से ओबीसीज में नॉन यादव ओबीसी का एक घेराबंदी की गई 14 से, जिसमें उनको सफलता मिली धीरे धीरे। और इसी तरह जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं उसमें भी एक घेराबंदी की गई, जो खासतौर से जाटव समाज के अलावा काफी बड़ा समाज है दलितों में, जिसको भाजपा के साथ जोड़ा गया। खासतौर से उसमें पासी समाज, क्योंकि आपने शुरू में अपने उसमें कहा था कि अवध का ये चुनाव है, तो अवध में मैं, अगर आप बात होगी तो सबसे ज्यादा पासी समाज की बात होगी। बिल्कुल। फिर आप कानपुर का जो इलाका है वहां पे हम कोरी समाज की बात करेंगे, जिसमें रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने, उसी समाज का। तमाम ऐसी बुंदेलखंड में भी वो सब समाज है। तो इनका एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया था, उस पर जरूर राष्ट्रवाद का और मोदी जी की छवि का एक तड़का था, पर कुल मिला के उत्तर प्रदेश का चुनाव ग्राउंड पे जब होता है तो वो कास्ट पे ही होता है। और इसको चाहे हमारे पैनलिस्ट बैठे हो नकार दें, बट मैं इसको कतई नहीं मानता। तो आज जो ये चुनाव हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये बड़े पैमाने पे फिर से जातीय समीकरण पर चुनाव हो रहा है। अब इसमें ये देखना है कि
अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी द्वारा जो ये पीडीए का नारा दिया गया है और उसके साथ बीएसपी जो एक अलग से चुनाव लड़ रही है 2019 में वो साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी उनका एक कास्ट कंट्रीब्यूशन है, खासतौर से इसमें अहम बात है कि समाजवादी पार्टी ने जो 63 सीटें लड़ रही है उन 63 सीटों पे मात्र 62 सीटें लड़ रही है। एक माफ कीजिएगा, टीएमसी को दी है वहां की अपने कोटे से। तो टीएमसी वाली सीट को अगर हम हटा दें तो उन 62 सीटों पे उन्होंने मात्र 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, जो पिछली बार अगर आप इन्हीं 62 सीटों पे जाएं तो 11 मुस्लिम थे। तो उनके पास ज्यादा इस वक्त ओबीसी को देने का रिप्रेजेंटेशन का, तो जो ये तमाम ओबीसी समाज से उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं उनका एक कहीं ना कहीं प्रभाव है और वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। खासतौर से 11 शायद टिकट कुर्मी समाज से हैं, जैसे मौर्य कुशवाहा समाज से भी काफी रिप्रेजेंटेशन, तो शाक्य है कई जगह, एटा पे देवेश शाक्य को दिया और यादव भी उन्होंने इस बार कम दिए हैं पूरे 5, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी ने हमला भी बोला कि अपने घर ही पे दे दिए परिवार से। तो मुस्लिम और यादव को उन्होंने सीमित करके और ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया और खासतौर से दलित वर्ग से 2 जनरल सीट पे उन्होंने दलित समाज के कैंडिडेट दिए। तो ये कोशिश है उनकी, जो पीडीए को जो कहा है मेरा, वो देखते हैं कि अब जमीन पे ये कितना सफल होता है। जातीय समीकरण इनका सफल होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तो वक्त बताएगा। पर चुनाव जो है अल्टीमेटली आज ग्राउंड पे इन्हीं समीकरण पे लड़ा जा रहा है। अब इस पे और हमारे जो प्रवक्ता लोग हैं अपनी दूसरी बात रख सकते हैं कि मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो है, वो सब चीजें जरूर हैं। इसीलिए मैंने प्रवक्ताओं के साथ आप लोग 2 एनालिस्ट लाए हैं। मैं गिरीश जी, इसीलिए मैं अब गिरीश जी के पास चलता हूं। अतर जी, एक मोटी बात अतर जी ने कहा कि मुद्दे तो दोनों पार्टियां कहेंगी हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। कोई महंगाई और बेरोजगारी, एनडीए ब्लॉक दावा करेगा कि हम विकास और मोदी जी के चेहरे और कानून व्यवस्था योगी जी की, इस पे लड़ रहे हैं। क्या जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन वाली बात कही अतर जी ने, ये जो अखिलेश यादव का एक नया प्रयोग ही कहेंगे? यादव भी सबसे कम दिए अभी तक 92 से अगर ना देखा जाए, और मुस्लिम भी सबसे कम दिए। जो ये कुशवाहा, शाक, मौर्य, इन लोगों को जो दिया है और उन जगहों पे दिए जहां मुस्लिम कैंडिडेट बदले उन्होंने अपने। एटा में यादव बदला, देवेश शाक्य को वोट दिया। ये जो एक एक्सपेरिमेंट कहेंगे समाजवादी पार्टी ने किया है, वो आपको जमीन में क्या सफल होता हुआ दिखाई देगा या ये कुछ डेंट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं और पश्चिम की तरफ अखिलेश यादव रैलियां भी बहुत कम करने गए। जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, इकरा हसन की सीट पे वो क्यों नहीं गए मुझे समझ में नहीं आया। या कोई स्ट्रेटजी थी जो अमरोहा गए, फिर वो मुरादाबाद गए, वहां तक नहीं गए, कैराना नहीं गए, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता था अगर कायदे से कहें। तो ये अब की बहुत संभल के अखिलेश रख रहे हैं और शायद ये वाला इनका पास हो जाए वो एक्सपेरिमेंट। संभल के चल भी रहे हैं जी, और कुछ गलतियां भी हुई हैं। गलतियां हुई। आप ही ने कहा कि पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और चौधरी साहब, जयंत चौधरी जैसे लोग चले गए। एक बात और नजरअंदाज हो रही है मीडिया की नजरों से कि जो समाजवादी पार्टी और तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं, उनके स्वाभाविक मित्र हुआ करते हैं वामपंथी दल, उत्तर प्रदेश में उनको भी नजरअंदाज किया गया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये नजरअंदाज हो रहा है किसी तरह। और अयोध्या में उसके प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में, रोड शो में 500 मोटरसाइकिलें और 100 4 व्हीलर थे। तो विपक्ष के पक्ष में एक हवा है और वो किस किस को लाभ पहुंचा रही है, इसका एक मैंने उदाहरण दिया। अखिलेश जी निश्चय ही बहुत संभल के चल रहे हैं और उन्होंने ये नए प्रयोग किए हैं
उसके कुछ कुछ नतीजे भी आ रहे हैं और वो आगे देखते जाइए और आएंगे। मैंने तो जब पहले चरण के मतदान के बाद जो चर्चा आपने कराई थी उसमें ही कहा था, पहले चरण में ये हवा 2% बदली है, दूसरे में और आगे बढ़ेगी, तीसरे में और आगे बढ़ेगी और चौथे चरण में और आगे बढ़ते हुए अंतिम चरण तक ये आंधी में बदल जाएगी। वो आज दिखाई देने लगा है। सारे चैनल्स पे आज जो चर्चा हम और आप कर रहे हैं, लगभग शब्दावली अलग है लेकिन इसी पर चर्चा हो रही है। और इसलिए हो रही है कि मैं देख रहा हूं कि जाति चल रही है, जाति का मामला है, लेकिन अब जातियों में भी जो मुद्दे उभर करके आए हैं जनता के, उसने कुछ नए सिरे से प्रभाव डाला है। जैसे ईडी और सीबीआई का भय है, जो संविधान बदलने का मामला है, जो मायावती जी का भय से भयभीत होकर के अनेक कदम इस तरह के उठाना जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उठाए जा रहे हैं, उनका असर पड़ा है। और तीसरे चरण के मतदान में मैं बता रहा हूं कि मायावती के कोर वोटर ने पहली बार बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डाले हैं।